फर्स्ट सेशन में हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया. नाउ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन. और एक 20 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3A. Following is the trial balance of a proprietor on 31st March 24. Prepare trading profit and loss account for the year ending 31st March 24 and the balance sheet on that date. So trading profit and loss और बैलेंस शीट चाहिए. और ये एडजस्टमेंट्स दिया हुआ है 7 एडजस्टमेंट्स. तो पहले बना लेते हैं ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट और फिर उसके बाद रीड करके सॉल्व करते जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 3A. Trading profit and loss account for the year ended 31st March. ईयर क्या दिया है? 24 दिया है. 31st March 24. Eleven lines trading P&L and balance page. Trading portion will be 11 lines. Double column. And balance page P&L. और नेक्स्ट पेज पे 20 लाइंस की बैलेंस शीट बना लो. 20 लाइंस सफिशिएंट है. प्रिपेयर बैलेंस शीट फॉर 20 लाइंस. Balance sheet is on 31st March 24. Balance sheet is on 31st March 24. Liabilities, assets. Write the basic details of trading account opening stock. To purchasers. Minus returns. By sales minus returns. To gross profit carried down, brought down.
बाय क्लोजिंग स्टॉक and your balance sheet you will write capital account. बेसिक प्रेजेंटेशन कंप्लीट्स। और यहाँ पे नीचे है ना वर्किंग के लिए मिडिल पार्टीशन कर दो। जब ज़्यादा एडजस्टमेंट्स होते हैं ना या कोई कॉम्प्लिकेटेड एडजस्टमेंट होता है तो मैं उसको जर्नलाइज कर देता हूँ। वर्किंग नोट्स, ruling is ready. Now look at the question. प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर और एक मोटर वैन, तीन तो फिक्स्ड एसेट है। ओपनिंग स्टॉक, डेटर्स, कैश बैंक, wages, salaries, purchases, bill receivable, sales returns, drawings, advertisement, factory rent, insurance, general expense, bad debts and discount allowance. Capital, creditor, sales, bills payable, RDD, old RDD current year के bad debts के लिए होता है। Purchase returns and discount receipt, simple trial balance। और फिर एडजस्टमेंट में सबसे पहला एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक 5,20,000, तो इसका इफेक्ट ही दे दो ना। क्लोजिंग स्टॉक 5,20,000, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट एसेट साइड। क्लोजिंग स्टॉक 5,20,000। फिर उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट, ड्यूरिंग द ईयर प्लांट एंड मशीनरी वॉज परचेज फॉर 3 lakhs बट इट वॉज डेबिटेड टू विच अकाउंट। हाँ तो परचेजर्स से निकाल लेते हैं ना। वी विल रिमूव इट फ्रॉम परचेजर्स माइनस प्लांट एंड मशीनरी इंक्लूडेड ये लो 3 लाख रुपीस निकाल दिया। इधर से निकाल के प्लांट एंड मशीनरी में ऐड करना पड़ेगा ना। बैलेंस शीट में जाओ, गो टू बैलेंस शीट एंड राइट देयर प्लांट एंड मशीनरी। पहले ट्रायल बैलेंस में देखो प्लांट एंड मशीनरी है कितने का, 5 lakhs। ये ले लो 5 lakhs, उसके साथ 3 lakhs प्लस अनरिकॉर्डेड था पहले, परचेजर्स में था ना वो 3 lakhs, अब रिकॉर्ड कर लिया तो प्लांट एंड मशीनरी हो गया 8 lakhs। 8 lakhs प्लांट एंड मशीनरी हो गया। लिखे आगे नेक्स्ट एडजस्टमेंट, मैंने 2 एडजस्टमेंट कर दिया, साथ में रिलेटेड ट्रायल बैलेंस फिगर भी कर दिया। 3 months फैक्ट्री रेंट ड्यू बट नॉट पेड। अरे ड्यू बट नॉट पेड का मतलब आउटस्टैंडिंग, तो फैक्ट्री रेंट में ऐड कर देंगे, एक लाइबिलिटी क्रिएट कर देंगे। ये रहा फैक्ट्री रेंट, टिक मारो। तुम्हारे पास तो प्रॉब्लम शीट ही नहीं, तुम कहाँ टिक मारोगे। ट्रेडिंग अकाउंट में चले जाओ एंड राइट फैक्ट्री रेंट 8,000 प्लस आउटस्टैंडिंग रेंट 3,000 11,000 और 3,000 ही था ना। और ये 3,000 का सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड, कैपिटल के नीचे 4 लाइन खाली रख दो। आउटस्टैंडिंग फैक्ट्री रेंट
3000। फिर उसके बाद नेक्स्ट एक तो फर्दर बैड डेट्स है, एक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है और एक प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स है, मतलब आरडीडी है। अब और कोई एसेट से रिलेटेड एडजस्टमेंट नहीं है, मैं वही देख रहा था। तो अपन डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हैं 5% ऑन फर्नीचर, 10% ऑन प्लांट एंड मशीनरी एंड वैन, मोटर वैन। तो पहले प्लांट एंड मशीनरी तो लिखा हुआ है ना, उसको तो कर दो डेप्रिशिएट 10%, 80,000, 7,20,000। बाकी भी कर दो, फिर पीएनएल में जाएंगे एक साथ। फर्नीचर और एक लाइन छोड़ के मोटर वैन, मोटर वैन को भी 10% डेप्रिशिएट करना है और फर्नीचर को 5%। तो देख लो, फर्नीचर 26,000 और मोटर वैन 1,20,000। 26,000, 1,20,000, 26,000 का कितना 1,300, कितना हो गया 24,700 और ये 10% 12,000। $1,08,000। चलो पीएनएल में जाएंगे, पीएनएल में जाके लिख देंगे टू डेप्रीसिएशन give the details, plant and machinery 80,000, furniture 1,300 and motor van 12,000। कितना हो गया 93,300 हो गया ना, 93,300। ये लो, मैं तो टिक मारते जा रहा हूँ। जो आइटम्स का इफेक्ट दे दिया अपन ने, एडजस्टमेंट भी कर दिया अपन ने, यहां तक हो गया। फर्दर बैड डेट्स की एंट्री क्या आती है, बैड डेट्स टू डेटर्स। ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में एक बैड डेट तो है अपने पास, 2 बैड डेट्स। ट्रायल बैलेंस में बैड डेट्स है, कितने का बैड डेट्स है 25,000। रुको बैड डेट्स लिखो, बैलेंस शीट में एक बार डेटर भी लिखो, फिर डबल इफेक्ट देते हैं ना एक साथ। डेटर्स ट्रायल बैलेंस में ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, ये रहा 4,57,000 का डेटर्स। अब अपनी पहली एंट्री आती है बैड डेट्स टू डेटर्स 7,000 के लिए। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, तो डेबिट ऐड हो जाएगा प्लस फर्दर बैड डेट्स 7,000 बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, तो डेटर से माइनस कर देंगे। $7,000 हो गया लिख के। अभी है ना, पिछले साल हमने आरडीडी कितना क्रिएट किया था, पिछले साल हमने 25,000 का आरडीडी क्रिएट किया था, तो वो तो ये बैड डेट्स के लिए ही था, बट बैड डेट्स तो ज़्यादा का निकल गया। तो 25,000 तक तो पीएनएल डेबिट नहीं होगा, माइनस ओल्ड आरडीडी। पिछले साल जो आरडीडी क्रिएट किया था वो ये बैड डेट्स के लिए ही था, देख लो।
कितना बचता है, इनर कॉलम में रखो। तो 7,000 का बैड डेट्स करंट ईयर को अफेक्ट करेगा। करंट ईयर के पीएनएल में 7,000 का बैड डेट्स आएगा, क्योंकि लास्ट ईयर हमने 25,000 ही पीएनएल को डेबिट किया था। प्लस करंट ईयर में अभी हम लोग अगले साल के लिए भी आरडीडी क्रिएट करेंगे। तो अगले साल के लिए आरडीडी क्रिएट करने के लिए बोला है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स टू बी इंक्रीज टू कितना, पहले 25 था, अब अगले साल आइडिया आ गया कि ज्यादा लगता है, तो अभी अगले साल के लिए कितना रख रहे हैं, 30,000। अगर इंक्रीज बाय 30 बोलते तो 55,000, समझा कि नहीं, इंक्रीज टू 30,000, मतलब अगले साल के लिए आरडीडी क्रिएट करेंगे 30,000, जो अगले साल के लिए आरडीडी क्रिएट होगा माइनस, अगर परसेंटेज होता तो बैलेंस निकाल के बैलेंस में निकालता था परसेंटेज ने तो कौन लाइन एक छोड़े बिना मतलब। 30,000 लेस फ्रॉम डेटर्स, और ये करंट ईयर के पीएनएल में डेबिट होगा क्योंकि अगले साल के लिए प्रोविजन है। तो ये साल ये आरडीडी एज पर एडजस्टमेंट है, ये साल एक तो 7,000 का बैड डेट्स पीएनएल को अफेक्ट करेगा, और 30,000 जो अगले साल बैड डेट्स होने वाला है, एक्सपेक्टेड बैड डेट्स, उसके लिए पीएनएल डेबिट करेंगे। तो ये जो 37,000 का बैड डेट्स डेबिट हुआ है ना, आरडीडी डेबिट हुआ है ना पीएनएल में, इसमें 7,000 का तो बैड डेट्स है जो करंट ईयर में हमने इनकर किया था, और लास्ट ईयर उसके लिए प्रोविजन कम रखा गया। 7,000 तो बैड डेट्स का डेबिट हुआ है, और बैलेंस नेक्स्ट 30,000 अगले साल के लिए प्रोविजन क्रिएट किया कि अगले साल जो बैड डेट्स होगा उसके लिए। समझा कि नहीं? वो फॉर्मूला नहीं आता अपने को, ओल्ड न्यू न्यू ओल्ड, क्या मेरे को तो मालूम भी नहीं पड़ता क्या लिखते हैं। मैं तो बोलता 2 बार बैड डेट्स 2 बार आरडीडी लिख दो, ट्रायल बैलेंस एडजस्टमेंट। और आरडीडी कौन सा, पहले माइनस करने का ओल्ड, तो तुमको एक्सेस या शॉर्ट मालूम पड़ेगा कि एक्सेस प्रोविजन रखा था या ये साल हमारा शॉर्ट प्रोविजन है, फिर अगले साल का प्रोविजन क्रिएट करने का। चलो आगे नेक्स्ट, एक लास्ट एडजस्टमेंट बच गया। अपन ने 5 भी कर दिया, ये भी कर दिया, ये भी कर दिया। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट कितना, अगले साल जो डिस्काउंट देने वाले ये उसका प्रोविजन है। करंट ईयर के डिस्काउंट अलाउड से कोई लेना देना नहीं है, हम उसके साथ ही कुछ प्लस माइनस करते रहते, फॉर्मूला बनाते, कोई लेना देना नहीं है। अब तो बैलेंस निकालना पड़ेगा। कितना, 420, 57 में से 7 गया और 30 गया, 420 माइनस आरडीडी, आरएफडीडी 2%। बोलो 2% कितना, 3,400, 8,000। तो लो क्या हो गया, तो क्या बचेगा, 4 लाख। तो 8,400 अगले साल जो डिस्काउंट देने वाले हैं ना, उसके लिए आज ही पीएनएल को डेबिट कर रहे हैं। लिखो टू आरएफडीडी, इसका करंट ईयर के डिस्काउंट से कोई लेना देना नहीं। $8,400 हो गया। तो सारे एडजस्टमेंट हो गए और रिलेटेड आइटम्स भी कर दिया अपन ने, ये भी हो गया, 25,000 सब कर दिया। चलो पहले क्रेडिट से पोस्टिंग कर देते, कम आइटम है, कैपिटल है 4 लाख, $5,20,000 क्रेडिटर्स, $5,20,000। फिर 48 लाख सेल्स, $48 लाख के बाद में बिल्स पेबल 56,000, बिल्स पेबल 56,000, और बिल्स पेबल के बाद परचेज रिटर्न्स 55,000, रिटर्न आउटवर्ड्स परचेज रिटर्न्स,
55,000. परचेज रिटर्न्स के बाद डिस्काउंट रिसीव्ड 37,000. बाय डिस्काउंट रिसीव्ड 37,000. डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया. क्रेडिट कंप्लीट. अब डेबिट साइड में फर्स्ट आइटम प्लांट एंड मशीनरी डन. फर्नीचर हो गया. ओपनिंग स्टॉक लिखो 4,80,000. ओपनिंग स्टॉक के बाद ओपनिंग स्टॉक मोटर वैन हो गया. डेटर्स भी हो गया. ये साथ में लिख दो ना. कैश बैंक 69,000. कैश बैंक 69,000. वेजेस 15 lakhs. वेजेस 15 lakhs और वेजेस के बाद है सैलरीज 1,40,000. सैलरीज 1,40,000. परचेजर्स 21,35,000. करो -55 -3 lakhs. 1780. 17,80,000. परचेजर्स के बाद आ गया बिल्स रिसीवेबल 72,000. बिल्स रिसीवेबल 72,000. रिटर्न इनवर्स इज सेल्स रिटर्न्स. $47,07,000 ना. 47,07,000. फिर रिटर्न इनवर्स के बाद आ गया ड्रॉइंग 70,000. कैपिटल के नीचे लिख दो माइनस ड्रॉइंग्स. $70,000. एडवर्टीजमेंट 60,000. पीएनएल के डेबिट में लिख दोगे 2. एडवर्टीजमेंट 60,000. इंश्योरेंस 63,000. इंश्योरेंस 63,000. जनरल एक्सपेंसेस 10,000. और जनरल एक्सपेंसेस के बाद है डिस्काउंट अलाउड. $65,000 हो गया. सब लिखे. सो डेबिट क्रेडिट सब लिख दिया अपन ने. कुछ मिस आउट नहीं किया. सारे एडजस्टमेंट्स भी हो गए. नाउ वी कैन स्टार्ट क्लोजिंग. ट्रेडिंग क्रेडिट बोलो क्या टोटल है. 52,27,000. 52,27,000 बोलो. जीपी कितना. 1456. 14,56,000.
प्लस 37 ऐड करो और बोलो 14,93,000। क्रेडिट ही ज्यादा है क्या? फटाफट माइनस करो और बताओ नेट प्रॉफिट क्या बोल रहे हो? 10,16,300। to net profit ट्रांसफर टू कैपिटल में ऐड करोगे 10,16,300। चलो कैपिटल का टोटल बोलो 13,46,300। Get the total of balance sheet and check whether it tallies or not. 19,25,300. Check on both the sides. अरे मैंने वर्किंग बना रखा था, कोई एडजस्टमेंट अच्छा आता तो लिख लेते थे, बट हो गया उसके बिना ही। वो तो पहले डिसाइड नहीं कर सकते, प्रॉब्लम रीड करते समय बना के रख लेने का, यूज हो तो ठीक है, नहीं तो ठीक है। डन। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3B। 10 मार्क का एक क्वेश्चन तो हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 3B। अब मेरे को एक और क्वेश्चन पूछते रहते हैं, सर हाउ मच टाइम वी शुड गिव टू वन क्वेश्चन? इट इज 1.5 मिनट पर मार्क्स। क्या बोला मैंने? हाँ, 1.5 मिनट पर मार्क्स। तुम्हारा क्वेश्चन कितने का इंटू 1.5 मिनट्स कर लो, उतना तुम्हारा क्वेश्चन में लगना चाहिए। कभी कोई क्वेश्चन बड़ा हो गया तो दूसरे में कम लग जाता है, तो वो एडजस्ट हो जाता है, वो कॉम्पनसेट हो जाता है। बट यही चलता है कि 1.5 मिनट पर मार्क्स का हिसाब रहता है कि तुम्हारा पेपर कंप्लीट होना चाहिए। पेपर कितने मार्क्स का? 100 इंटू 1.5, और तुम्हारे पास 180 मिनट होता है ना। हाँ, तो बीच पीछे टाइम मिलता है, समझा कि नहीं? नेक्स्ट, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ क्रिश एंड बाला शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन 3:2। यहां पे देख लिया ऑन एडमिशन ऑफ शोभा, पता चल गया एडमिशन ऑफ पार्टनर है। और फिर यहां पे चले गए प्रिपेयर रेगुलर अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट, बराबर। तो रीड तो कर लेंगे, पोस्टिंग कर देंगे हम लोग। अभी पहले अकाउंट बना लेते हैं, उसमें भी तो टाइम लगता है ना। क्वेश्चन नंबर 3B। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सी क्या अप्रोच होना चाहिए वो बता रहा हूं मैं तुमको। मालूम है, एक बार मैं पेपर सॉल्व कर रहा था, मैंने एंट्रीज के लिए पूरा जगह बनाया, एक एंट्री लिखा, फिर नहीं जरूरत पड़ा। वो ऑन द स्पॉट यू हैव टू डिसाइड। तो मैं भी क्या पहले से करके नहीं आता हूं कि मैं प्रॉब्लम सॉल्व करके आया हूं, तुमको कर रहा हूं। आई एम डूइंग विथ यू ऑल। तो मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम है ये प्रॉब्लम। जो भी मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूं साथ साथ में ही कर रहा हूं। तो जो अपना अप्रोच एग्जाम में होना चाहिए, सेम यही अप्रोच है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, in the books of पार्टनरशिप फर्म। इनफैक्ट हम लोग 2 दिन लेट हो गए, 2 दिन पहले कर लेना चाहिए था। फेस्टिवल सब आ जाते, लेक्चर नहीं हुआ, नहीं तो 2 दिन पहले ही कंप्लीट कर देते। जिस दिन पेपर हुआ ना उस दिन ही शाम को मेरे को करने का था। 10 लाइन्स। Revaluation account 8 lines. Below that cash bank account 6 lines. Below that calculation of ratios, first line close, old ratio, new ratio. Total 3 lines. 3 पार्टनर है,
दो तो एग्जिस्टिंग है और एक नए पार्टनर को एडमिट किया है। Three partners, three columns. And then balance sheet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Prepare balance sheet for 14 lines. On the date of admission. Balance sheet as on liabilities, assets, न्यू बैलेंस शीट में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तीन पार्टनर्स है, तीन लाइन प्रिजर्व कर दिया हम लोग ने। नेम ऑफ द पार्टनर्स क्रिश, बालाश एंड शोभा। क्रिश, Bala and Shobha. Revaluation account. Cash bank account. Calculation of ratios. क्रिश, बाला एंड शोभा। ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो। ये लो रूलिंग रेडी अपनी। कुछ वर्किंग बनाना होगा तो बैलेंस शीट के नीचे स्पेस है हमारे पास, वहां पे हम लोग वर्किंग बना लेंगे। चलो करें शुरू। नाउ लुक एट द बैलेंस शीट। कैपिटल ऑफ क्रिश एंड बाला, जनरल रिजर्व्स, और ये इंपॉर्टेंट है, मॉड्यूल का एक क्वेश्चन आया भी था, वर्कमैन कंपनसेशन फंड। एक बार मॉड्यूल का एक प्रॉब्लम मैंने करवाया था और मैंने बताया टू द एक्सटेंड इनकर्ड इज अ लायबिलिटी, बैलेंस इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। क्रेडिटर्स, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड नए लायबिलिटी में, नए बैलेंस शीट में, इट्स अ प्योर लायबिलिटी। खाली वर्कमैन कंपनसेशन फंड का ड्यूअल रोल होता है, टू द एक्सटेंड इनकर्ड लायबिलिटी, बैलेंस इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ये साइड लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स, आरडीडी, बैंक, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस ही है, क्योंकि अगर ये पीएनएल में ट्रांसफर कर दिया तो पीएनएल डेबिट बैलेंस ही होता था। फिर उसके बाद ऑन एडमिशन ऑफ शोभा फॉर 1/6 शेयर, उनका ओल्ड रेशियो क्या है 3:2, ओल्ड रेशियो है 3:2, दैट इज 3/6, 3:2, 3/5, 3/5 एंड 2/5, और नया रेशियो क्या दे दिया 1/6, नया शेयर है 1/6। वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज्ड बाय 5,000,
एक डॉट लैंड एंड बिल्डिंग पे, फिर वैल्यू ऑफ स्टॉक इंक्रीज्ड बाय 3,500, वन डॉट ऑन स्टॉक, फिर उसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इंक्रीज्ड बाय 1,500, एक डॉट इधर 4,000 पे, 1,500 से बढ़ाना है, एंड शोभा was to bring further cash of 25,000 as capital. शोभा brought in her share of goodwill 12,000 in cash. बराबर? तो ये दो के लिए तो कोई डॉट आएगा नहीं. अभी मेरे पास जो सबसे मेन एडजस्टमेंट है वो ये है, लाइबिलिटीज फॉर वर्कमैन कंपनसेशन फंड रिजर्व्स वाज डिटरमाइंड टू बी हाउ मच. टोटल वर्कमैन कंपनसेशन फंड है कितने का? तो ये 10,000 का दो डिवीजन होगा, ये 10,000 का दो डिवीजन करेंगे. 8,000 को तो नए बैलेंस शीट में लाइबिलिटी, वर्कमैन कंपनसेशन फंड पेएबल, और बैलेंस 2,000 इज प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, क्योंकि रिकॉग्नाइज लाइबिलिटी कितना है? 8,000. सो 2,000 विल बी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. बोलो बच्चों, समझा सब लोगों को? प्रोविडेंट फंड के लिए कुछ बोला है? नथिंग इज सेड अबाउट प्रोविडेंट फंड. सीधा सीधा नए बैलेंस शीट में ले लेंगे. चलो डॉट्स वगैरह सब अपन ने डाल दिए. जरा नया शेयर, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ दिया नहीं क्या पार्टनर्स का? हाँ तो लिख लो ना, 1 - 1/6. 1 - 1/6 इज इक्वल टू 5/6, और ये 5/6 क्रिश और बाला, ये 5/6 को अपने पुराने रेशियो में बांट लेंगे, इंटू 3/5 इंटू 2/5, कितना हो गया? 15/30, और 10/30, ये लो 15/30, 10/30, उसको भी 30 का बना लो, 5/30. ठीक है ना? 3:2:1. बट रहने तो नहीं है, कहीं पे भी काम आएगा. तो लोगों को तकलीफ है इसमें भी कि क्या है ये 3:2:1 कैसे हो गया. तो रहने दो, जो है सो है. आगे बढ़ो, काम हो जाएगा. कैलकुलेटर कैलकुलेट करेगा. पोस्टिंग कर दो. पहले कैपिटल अकाउंट 25,000 एंड 15,000, 25,000 एंड 15,000 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. $25,000, 15,000, फिर उसके बाद में नेक्स्ट जनरल रिजर्व्स है 30,000 का, क्रिश और वाला को ही देना है. चलो दोनों को दे दो 3:2 में. बोलो 18,000 क्रिश को, 12,000 बाला को, और फिर उसके बाद में वर्कमैन कंपनसेशन फंड रिजर्व्स, WC फंड रिजर्व्स 2,000 डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा. WCF रिजर्व्स 2,000 को डिस्ट्रीब्यूट करो. बोलो 3:2, 1,200 एंड, लेकिन जो बाकी 8,000 है वो लाइबिलिटी है ना, वो बैलेंस शीट में ले जाओ. न्यू बैलेंस शीट में लिखो वर्कमैन कंपनसेशन फंड पेएबल. प्रोविडेंट फंड तो प्योर लाइबिलिटी है. प्रोविडेंट फंड का ऐसा डिस्ट्रीब्यूट मत कर देना, खाली वर्कमैन कंपनसेशन फंड का ये ट्रीटमेंट आता है. हाँ, फिर उसके बाद नेक्स्ट है वर्कमैन कंपनसेशन फंड के बाद, एक मिनट, यहां तक हो गया ना, ये हो गया. फिर क्या आ गया? क्रेडिटर्स. कुछ बोला नहीं है ना? एम्प्लॉयज फंड के लिए भी कुछ नहीं बोला है. जाने तो नए बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स 10,000. Take it to the new balance sheet, creditors. $10,000. Employees PF. Employees PF कितना था? Employees PF 8,000. लाइबिलिटी साइड बैलेंस शीट पोस्ट कर दिया. लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी
लैंड बिल्डिंग 28,000 इनर कॉलम, लेकिन प्लांट एंड मशीनरी पे कोई डॉट नहीं है. देर आर नो एडजस्टमेंट्स फॉर ऑल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज. देर आर नो एडजस्टमेंट्स. ये प्लांट एंड मशीनरी पे डॉट नहीं है. जाने दो 15,000 आउटर कॉलम. फिर स्टॉक इनर कॉलम में 10,000. स्टॉक पे डॉट है. स्टॉक इनर कॉलम 10,000. प्रिजर्व वन लाइन. फिर स्टॉक के बाद डेटर्स 25,000. डेटर्स 25,000 माइनस आरडीडी. या आरडीडी को ब्रैकेट में लिख दो 4,000 बिकॉज आरडीडी के साथ एडजस्टमेंट है. खाली ब्रैकेट में लिख के छोड़ देना, अभी ब्रैकेट क्लोज नहीं करना. बैंक 20,000. कैश बैंक अकाउंट में लिख दो टू बैलेंस बीडी. और उसके बाद में नेक्स्ट आफ्टर बैंक बैलेंस एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर डिस्ट्रीब्यूट कर दो. इट्स एन अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस. 4,000 है. चलो 4,000 का डिवीजन बताओ. 2,400 3:2 है ना, एंड 1,600 3:2. ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. बैलेंस शीट का काम खत्म. सबसे पहले वैल्यू ऑफ लैंड इंक्रीज्ड बाय कितना, 5,000 प्लस एप्रिसिएशन. $5,000 से एप्रिसिएशन है 33. साथ साथ में लिख दो, बाद में एक साथ लिखने के झमेले में भूल जाते. लिख दो बाय लैंड एंड बिल्डिंग. बाय लैंड एंड बिल्डिंग 5,000. उसके बाद वैल्यू ऑफ स्टॉक इंक्रीज्ड बाय, ये भी तो इंक्रीज ही है, प्लस रिवैल्यूड बाय 3,500. 13,500. और यहां पे लिख दोगे बाय स्टॉक. स्टॉक 3,500 लिख दिया क्या सब लोग ने? हाँ. फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है, आरडीडी को इंक्रीज कितने से करना है, 1,500. तो ये तो खर्चा है ना अपना 1,500. ये तो लॉस है अपना. प्लस 1,500 इंक्रीज बाय, तो ये हो गया 5,500. सो कितना हो गया 19,500. और ये जो 1,500 से आरडीडी इंक्रीज हुआ है, ये रिवैल्यूएशन में कौन से बाजू, डेबिट साइड. आरडीडी 1,500. ये लाइबिलिटीज ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन फंड कर दिया मैंने. लाइबिलिटीज ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन फंड रिजर्व्स वाज डिटरमाइंड टू बी 8,000. तो 8,000 को बैलेंस शीट में लेके आ गए और 2,000 अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया. कर दिया ना आप लोग ने. शोभा वॉज टू ब्रिंग इन 25,000 एज अ कैपिटल. क्या एंट्री पास करने का, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू शोभास कैपिटल. कैश बैंक अकाउंट डेबिट. एक मिनट, वो साथ में गुडविल वाला भी कैश ले लो ना. दो बार कौन लिखेगा. कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू शोभास कैपिटल अकाउंट. ब्रैकेट में लिखो 25,000. गुडविल का 12,000 है ना, 37.
ऊपर लिख दो बाय कैश बैंक। इन द कॉलम ऑफ शोभा 37,000 हो गया। उसके बाद शोभा ब्रॉट हर शेयर ऑफ गुडविल, अभी उसका शेयर है गुडविल, तो गुडविल का ट्रीटमेंट के बिना आगे नहीं बढ़ने का। तुम बोलोगे प्रॉब्लम में कुछ बोला नहीं है, तो भी करना ही पड़ेगा, वो कंपलसरी ट्रीटमेंट है। कैश लाए या नहीं लाए, तो 12,000 अभी गुडविल ऑफ द फर्म निकाल लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1, गुडविल ऑफ द फर्म शोभा 12,000 फॉर हर शेयर ना, उसका शेयर कितना था 1/6, तो इंटू 6 कर देते हैं ना। 72,000 ये पूरे फर्म का गुडविल है। इसका 2 डिवीजन करेंगे, फर्म के गुडविल का 2 डिवीजन नहीं 3 डिवीजन। क्या नाम क्या है? क्रिश बाला एंड शोभा। हाँ बोलो, ओल्ड रेशियो क्या है उनका? 3:2। 72,000 को 3:2 में 43 और 28,800। और नया रेशियो क्या है? 3:2:1, 15:10:5। 15:10:5 है। तुमको समझता नहीं है। कुछ लोग ने ये डाउट भी पूछा सर न्यूमरेटर का मतलब ऊपर वाला ना, ये लेवल के भी लोग हैं, तो उधर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में भी डिबेट चलता है। तो रहने दो, जो रेशियो है वो उसी में कैलकुलेटर कैलकुलेट कर लेगा। बोलो पहला 36,000 और 24 और 12,000, तो ये 12,000 तो गेन हो गया इसको। बोलो पहले वाले का सैक्रिफाइस कितना? 7,200 का सैक्रिफाइस, और इसका सैक्रिफाइस कितना? इसका सैक्रिफाइस है 4,800। ये दोनों का सैक्रिफाइस, इसका गेन। तो मैं बोलूंगा गेन किसका है? शोभा। शोभा's कैपिटल अकाउंट डेबिट 12,000 to Krish capital to Bala's capital। $7,200 and 4,800। चलो कर देते इफेक्ट। शोभा's कैपिटल डेबिट 12,000, 7,200 और कितना 4,800। ये लोग बोलेंगे टू एस कैपिटल, और ये अच्छा एस में तो लिखा है टू के एन बी एंड बाय शोभा। ठीक है, हो गया। ये एक एडजस्टमेंट भी कर दिया अपन ने। सो कैश ब्रॉट इन भी हो गया, गुडविल का ट्रीटमेंट भी हो गया, कुछ मिस आउट नहीं हुआ। ऑल एडजस्टमेंट्स डन। कैपिटल एडजस्टमेंट भी नहीं है, नो कैपिटल एडजस्टमेंट। स्टार्ट क्लोजिंग रिवैल्यूएशन 8,500, क्या बच गया? 7,000 लिख दो, 2 लाइन छोड़ के टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट क्रिश एंड बाला 3/5 2/5। बोलो 4,200 और 2,800। ट्रांसफर टू कैपिटल ऊपर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में
4,200 and 2,800 by revaluation profit. पहले क्लोज करो सोबा को 37,000 माइनस 12 25,000 क्रिस 25 18 33 43 कितना 55,600 और टोटल ऑफ बाला कितना 35,400 to balance sheet बोलो minus 2,400 53,200 ये लो ये हो गया फाइनल। दूसरा बोलो 33,800 और ये है 25,000 53,200 33,800 and 25,000 Krish Bala and Soba. Tell me the total. 1,12,000 अभी क्लोज करना है कैश बैंक 57,000 बाय बैलेंस कैरिड डाउन 57,000 चलो लिख दो यहां पे कैश बैंक 57,000 टेल मी डज इट टैलीस बाय व्हाट अमाउंट 138 और एक हो गया क्वेश्चन अपना कंप्लीट। हम लोग ने है ना एक्चुअली 60 मार्क्स का कर दिया क्या पहले फर्स्ट ऑब्जेक्टिव वाला था वो 20 मार्क्स का, फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 ए बी कर दिया और ये क्या 3 था ना हम लोग लाइन से ही जा रहे हैं। सो हमारा 60 मार्क्स का तो पेपर हो गया 120 मार्क्स का पेपर होता है। आउट ऑफ दैट वी हैव कंप्लीटेड 60 मार्क्स पेपर। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक पॉज लेना पड़ेगा, यू हैव टू टेक अ ब्रेक और उसके बाद आगे नेक्स्ट 20 मार्क्स करेंगे।